हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो फ्लावर है वो किस टाइप के होते हैं और मेनली उनका सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम उनको डेली लाइफ में रिलेट करते हैं। सबसे पहले है फ्लावर। फ्लावर जब भी आप टर्म सुनते हैं या देखते हैं, या जब भी आप फ्लावर टर्म सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक जो इमेज आती है वो नॉर्मली जो भी आसपास आप फ्लावर ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं की होती है। तो हम ऐसा सोचें कि फ्लावर जो हैं, जो इतने खूबसूरत होते हैं या इतने अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, तो उनको नेचर ने या प्लांट ने हमारे लिए प्रोड्यूस किया है। तो आप ऐसा भी सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लांट उसको बनाते हैं पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, और ह्यूमन मेनली पोलिनेटर का काम नहीं करता। पोलिनेटर का काम करते हैं आपके इंसेक्ट, दूसरे मैमल जैसे बैट वगैरह, इसके अलावा आपके बर्ड्स वगैरह, कुछ रेप्टाइल्स भी। लेकिन ह्यूमन कभी पोलिनेशन का काम नहीं करता। लेकिन फिर भी हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, डेली पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटेशन में भी यूज़ करते हैं, आपके रिलीजियस या सोशल पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप कभी भी जब फ्लावर देखें तो नॉर्मल आप जब भी फ्लावर देखेंगे तो कुछ फ्लावर आपको बहुत ब्राइट कलर में मिलेंगे, जिनका मतलब पेटल का कलर बहुत ब्राइट होता है, रेड या पिंक या ऑरेंज इस टाइप के कलरेशन मिलेंगे। कुछ फ्लावर आपको बिल्कुल तरह कि आपका बहुत लाइट सा कलर होगा, वाइट कलर होगा, सफ़ेद रंग के होंगे बिल्कुल। मेनली आप कभी भी इस टाइप के जो फ्लावर देखेंगे, जो भी आपके वाइट कलरेशन में या आपके क्रीमिश कलरेशन में होते हैं, वो मेनली नाइट ड्वेलिंग होते हैं, मतलब रात के टाइम वो खिलते हैं। और जो भी आपके ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं वो मेनली डे टाइम के होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लावर में बहुत अच्छी खुशबू होती है, कुछ फ्लावर्स में कोई खुशबू नहीं होती। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन उनका पेटल का कलरेशन जो है वो बहुत ब्राइट होता है, कि आप एक बार जब उनको देखेंगे तो अलग से आपको दिमाग होकर दिखाई देते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड एरिया में। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी फ्लावर आप देखें, कभी भी फील्ड में देखें, उसके आसपास आपको हमेशा इंसेक्ट वगैरह मेनली दिखाई दे जाएंगे। मेनली हम जो हमेशा देखते हैं जैसे रोज़ फ्लावर, गुलाब का फूल जिसको बोला जाता है, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, अलग डिफरेंट पर्पसेस को यूज़ भी किया जाता है। रोज़ फ्लावर आप जब भी देखेंगे तो उसकी इन्फ्लोरेसेंस में जो भी उसका पार्ट है, जहाँ पर भी उसके स्टेमन या एंथर अगर आपको दिखाई देता है, वो आपको बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कभी भी आप अपने आसपास फ्लावर देखें तो उनमें हमेशा कोशिश करें कि उनके आसपास किस टाइप के इंसेक्ट ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो फ्लावर उसी टाइप के पैटर्न बनाने की कोशिश करता है कि जो किसी पर्टिकुलर उसके पोलिनेशन को या पोलिनेटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा आप कभी भी फ्लावर का जो स्टिग्मा रीजन है, जैसे आज हम डिस्कस भी करेंगे स्टिग्मा रीजन क्या होता है, फ्लावर का डायग्राम देखेंगे, तो जो स्टिग्मा रीजन होता है उसमें काफ़ी चिपचिपा सा कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है, किसी फ्लावर में नहीं होता। तो हम ऐसा सोचें कि ये नेचर में ऐसे ही बन गए कि किसी ने स्टिक की बना लिया, किसी ने स्टिक की नहीं बना लिया, किसी ने कलरेशन प्रोड्यूस किए, किसी ने कलरेशन प्रोड्यूस नहीं किए। ऐसा नहीं होता। इन सब के अपने अपने रीज़न हैं कि कुछ प्लांट जो हैं वो बहुत सुंदर खूबसूरत फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है और पेटल भी काफ़ी ब्राइट कलर की होती हैं। कुछ प्लांट जो हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत लाइट कलर्ड होते हैं, स्मेल अच्छी हो सकती है, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है कि स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनके अपने अपने रीज़न हैं, वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट इसमें आपकी एक टर्म लिखी है, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। मेनली जो फ्लावरिंग ऑब्जर्व की जाती है वो किसमें देखी जाती है, एंजियोस्पर्म में। जैसे आपने 11th में थोड़ा पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट के बारे में, थोड़ा सा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जैसे किसी डिफरेंट टाइप के जो प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे बैम्बू है, उसमें फ्लावरिंग कितने टाइम में होती है। ये अगर आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बैम्बू में फ्लावरिंग कितने टाइम में होती है। उसके अलावा नीला कुरंजी, ये कितने टाइम में फ्लावरिंग शो करता है। अगर इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग 2006 में हुई थी तो अब इसमें फ्लावरिंग कब होगी, कब कब ऑब्जर्व की जा सकती है। अभी भी कुछ आपकी केरला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर फ्लावरिंग ऑब्जर्व की जा रही है, तो उसका रीज़न क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको जो भी लगे आंसर जो आप लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा है जो फ्लावरिंग है वो एंजियोस्पर्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे है, क्योंकि फ्लावर का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है कि उसमें स्टेमन भी बनेगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बनेगा।
फिर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं उनमें पोलिनेशन के लिए कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी उसमें नए नए टाइप के केमिकल्स या कलरेशन आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्नामेंटेशन में। ऑर्नामेंटेशन को मतलब डेकोरेटिव पर्पज में, जैसे घर में कोई भी आपके शादी के या कोई भी जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमेशा फ्लावर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हमेशा डिफरेंट टाइप के फ्लावर लाते हैं, जैसे आप मेनली मैरीगोल्ड गेंदे का जो फूल होता है वो, इसके अलावा काफ़ी सारे सॉन्ग्स वगैरह में भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा जैसे आप ऑर्नामेंटेशन में देखें तो आपके जैसे गुलदाउदी के फ्लावर वगैरह होते हैं, रोज़ फ्लावर होते हैं, ऑर्चिड जो आपके फ्लावर हैं। ऑर्चिड के बारे में आपने टर्म पढ़ी होगी, एपीफाइट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। एपीफाइट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के स्टेम पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटेशन में आपका लोटस भी आता है, कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है। इसके अलावा आपके जैसे वोटर हेकिंथ के बारे में हमने पढ़ा था, इसको ऑर्नामेंटेशन की वजह से हम इंडिया में लेके आए थे, बाद में इन्वेजिव स्पीसीज बन गया। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा इसकी सोशल वैल्यू भी हैं, जैसे हमारे काफ़ी सारे जैसे जो रिलीजियस पर्पज होते हैं, इसके अलावा जैसे जो भी आपका कोई किसी भी आप फंक्शन में जाते हो, किसी का आप जब वेलकम करते हो तो जो बुके वगैरह दिया जाता है उसमें काफ़ी डिफरेंट फ्लावर यूज़ किए जाते हैं। साथ में रिलीजियस पर्पज से आप समझ सकते हैं, आपके घर में कोई पूजा पाठ हो या आप कहीं पर भी दूर ट्रैवल करके जाएं, किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर यूज़ किए जाते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। साथ में ह्यूमन फीलिंग्स हैं। ह्यूमन फीलिंग्स में जैसे किसी के अफेक्शन शो करने के लिए, किसी से लव शो करने के लिए, इसके अलावा दुख में जैसे ग्रीफ में, इसके अलावा काफ़ी जैसे आपके देखा होगा किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है उसमें भी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है। तो फ्लावर हर पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं। साथ में जो फ्लावरिंग है वो एक पर्टिकुलर सीजन में भी होती है, जैसे आपके जापान में एक पर्टिकुलर सीजन में जो चेरी ब्लॉसम है उसको लेके फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वहाँ पे जितने भी चेरी के प्लांट होते हैं वहाँ पे एक साथ फ्लावरिंग आती है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है वो भी। तो ह्यूमन जो कल्चर है, मतलब ह्यूमन में जो भी कल्चरल वैल्यू डेवलप हुई है, इवन काफ़ी सारी जो पेंटिंग है, पुरानी पेंटिंग वगैरह, गुफाओं में जो पेंटिंग वगैरह मिलती है उनमें भी कभी कभी डिफरेंट टाइप के फ्लावर की पेंटिंग साथ मिल जाती है। आप कोई पुरानी पेंटिंग बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे तो साथ में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे मेनली महात्मा बुद्ध की आप जब कोई भी देखिए तस्वीर तो उसमें कमल का फूल लेते हुए दिखाते हैं। तो अलग अलग उनके सिग्निफिकेंस हैं, किसी पेंटिंग उनका सिग्निफिकेंस भी अलग हो सकता है कि कमल का फूल या गुलाब का फूल या कोई भी आपका फ्लावर किसी पर्टिकुलर एक हो सकता है कि वो जो डिक्टेट करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करता है। तो आप जब कभी भी फ्लावर को ऑब्जर्व करें तो उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। आप उसको एक बायोलॉजिस्ट के टर्म में भी देख सकते हैं, एक बोटनिस्ट के टर्म में भी देख सकते हैं, एक फिलोसोफर के टर्म में भी देख सकते हैं, उसकी सोशल या रिलीजियस वैल्यू क्या उस टर्म में भी देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है नॉर्मल हम जो बनाते हैं काफ़ी सिंपल सा है। इसमें नॉर्मली हम जब बनाते हैं तो थैलेमस रीजन को शो करते हैं। थैलेमस जो है वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपकी ओवरी और बाकी जो भी आपके इसमें जो पार्ट हैं वो लोकेटेड होते हैं। जब भी आप फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसको काफ़ी सिंपल तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसमें आप सिंपल एक थैलेमस बनाएं, यहाँ पर ओवरी ड्रॉ करें, साथ में यहाँ पर आप स्टेमन या एंथर शो कर सकते हैं। ओवरी जो है उसमें जो स्टिग्मा है वो आप ऐसे वी शेप में शो कर सकते हैं ताकि वो एक दिमाग करके दिखा देता है कि मेनली वो एलएस स्ट्रक्चर शो किया जाता है। यहाँ पर आप पेटल शो कर सकते हैं और साथ में ये जो रीजन है यहाँ पर आप सेपल भी शो कर सकते हैं। तो आप इनको कलरेशन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीजन जो है ये थैलेमस है, ये रीजन जो है ये सेपल है, ये पेटल है और ये जो है ये एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको गाइनोशियम बोलते हैं। ये जो पार्ट है इनको एंड्रोशियम बोला जाता है। जो पेटल है वो एक तो इनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, साथ में कलरेशन की वजह से डिफरेंट इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं। इसके अलावा जो सेपल हैं वो मेनली ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन बोगनविलिया एक प्लांट है जिसमें आपकी जो सेपल हैं वो कलर्ड पाई जाती हैं। जैसे बोगनविलिया जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें मेनली पिंक, वाइट भी होते हैं, येलोइश भी होते हैं। तो उसमें जो आपको कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो पेटल नहीं होता, वो सेपल होता है। इसके अलावा आपके जो थैलेमस रीजन है
उसके बेसिस पर ओवरी की जो पोजीशन है उसके बेसिस पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओवरी पाई जाती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर का जब हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें थैलेमस होगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम ओव्यूल भी ड्रॉ कर सकते हैं, साथ में इसमें जो स्टेमन है, एंथर और आपका जो फिलामेंट स्ट्रक्चर उसको शो किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का रिसेप्टिव ऑर्गन है कि जहाँ पर वो पोलन ग्रेन से अटैच होती है, पोलन ग्रेन को कैप्चर करने का काम करती है। तो आपके जो भी फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है तो वो हमेशा अपने स्टिग्मा वाले रीजन को बाहर की तरफ रखते हैं ज़्यादा, ताकि विंड में जितने ज़्यादा पोलन ग्रेन होंगे तो अगर वो बाहर एयर में लहराता रहेगा तो उसके ज़्यादा चांस होंगे किससे टकराने के, पोलन ग्रेन से, तो पोलिनेशन के चांस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से ये वाला जो रीजन है ये फिलामेंट है। फिलामेंट मेनली आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये रीजन जो है ये एंथर है, ये रीजन जो है ये ओवरी, और ये है स्टाइल, और ये रीजन है ओव्यूल। तो आप सिंपल समझें, पेटल, सेपल, थैलेमस, ओवरी, ओव्यूल, ये स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर और फिलामेंट। अब हर फ्लावर में ये हम जनरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लावर का जनरल जो स्ट्रक्चर बनता है हर फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी प्लांट में आप ऐसे देखेंगे कि ओवरी जो है वो लोअर पोजीशन पर होती है, जो पेटल होती है अपर पोजीशन पर लोकेटेड होती हैं। किसी किसी में जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जो एंथर है वो इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है कि आपके एंथर अलग अलग पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंथर अंदर की तरफ होते हैं, कुछ एंथर कहाँ होता है, बाहर की तरफ होते हैं। तो ये सब उस प्लांट के हैबिटेट पर, उसमें किस टाइप का पोलिनेशन होता है, कब उसमें पोलिनेशन होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो आज हमने डिस्कस किया फ्लावर के बारे में, फ्लावर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे इसका हमारी डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस है, कैसे हम इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से के साथ रिलेट कर सकते हैं। साथ में फ्लावर जो है वो आपका जो कलरेशन उनका प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो कैसे उनमें जो पर्टिकुलर स्मेल या कलरेशन हो कैसे डिपेंड कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट उनके पोलिनेटर पर। साथ में जो आपकी मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उससे पहले हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना जरूरी है। तो फ्लावर का सिंपल स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एलएस दिया हुआ है, उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर सब कुछ शो किया हुआ है। तो जो भी उसमें स्ट्रक्चर दिया वो जनरल स्ट्रक्चर है, आप उसको ऐसे ना समझें कि वो किसी पर्टिकुलर फ्लावर में हमेशा ही मिलेगा। हर फ्लावर में जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती है। ओवरी अलग पोजीशन पर मिल सकती है, पेटल अलग पोजीशन में मिल सकते हैं, पेटल का टाइप अलग हो सकता है, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। दूसरा है फ्लावर में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो प्रिपरेशन होती है कि ऐसा कैसे होता है कि कोई प्लांट फ्लावरिंग शुरू कर देता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिगर जरूर करता होगा कि उसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो जाएगी। तो इसमें दो टाइप के फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर इंटरनल होते हैं कि उनका ऑटो रेगुलेशन होता है, प्लांट की जो सेल है वो हर सेल ऑटो रेगुलेटेड होती है कि उनमें डिसाइडेड होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में फ्लावरिंग होनी है। जैसे आप कभी भी कोई भी प्लांट ग्रो करें, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं, आप उनको ग्रो करके देखिए वो पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर सीजन में आपको फ्लावरिंग दे रहे हैं, जिस टाइम उनमें फ्लावरिंग होनी होती है उसी टाइम उनमें फ्लावरिंग होगी, कभी आगे पीछे नहीं होती। कभी कभी हो सकता है कि आप कुछ हार्मोन्स वगैरह का ट्रीटमेंट दे दें तो अलग बात है, लेकिन फ्लावरिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। इसके अलावा हम डेली अपनी क्रॉप वगैरह को ऑब्जर्व करें, जैसे अभी जो कुछ टाइम के बाद जब रबी की क्रॉप लगाई जाएगी तो उसमें आपके जैसे मस्टर्ड है, गेहूँ है, तो मस्टर्ड की जो फ्लावरिंग है, सरसों की जो फ्लावरिंग है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। तो उसमें ऐसा क्या है कि आपकी जो स्टेम है या जो लीफ बड हैं वो फ्लावर में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या है कि फ्लावरिंग के लिए माना जाता है फ्लोरिजन हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वैसे फ्लावर के अंदर भी क्या बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। ये हॉर्मोन्स पर्टिकुलर टाइम पे फ्लावरिंग के लिए क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। एक उनमें क्लॉक पाई जाती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्लॉक होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉक का मतलब है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे आपकी बॉडी का जो रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, आप उसको अगर कुछ टाइम तक फॉलो करें तो आपकी डेली रूटीन के साथ फिक्स हो जाता है। कि जैसे मान लो आपको रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो किसी दिन ऐसा हो कि आप लेट सो रहे हैं
2 घंटे, मान लो आप 10 बजे सो जाते हैं, किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हैं, लेकिन आपको सुबह 4 बजे उठने की आदत है, तो आप एक बार 4 बजे जरूर उठेंगे, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। उसको चेंज करने में भी फिर बॉडी क्या लगाती है, टाइम लगाती है। तो सेम उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं इनमें भी क्लॉक पाई जाती है, सर्केडियन रिदम के साथ इसको माना जाता है। तो आपकी प्लांट की हर सेल में एक क्लॉक होती है, उसमें वो ऑटो रेगुलेटेड होता है कि जब भी उनका पर्टिकुलर सीजन आता है वो सारी सेल स्टिमुलेट हो जाती है, वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती हैं। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। तो आप कभी भी प्लांट को ऑब्जर्व करें जो एक आपका जुवेनाइल फेज तक पहुंच चुका है। जुवेनाइल फेज आपकी प्रीप्रोडक्टिव फेज होती है। तो जुवेनाइल फेज से पहले आपने देखा होगा कि उसमें आपकी इस टाइप की छोटी सी बर्ड्स आपको अपीयर होती है। तो ये बर्ड्स मेनली क्या है, आपका जो फ्लावर है वो मेनली मॉडिफाइड लीफ ही माना जाता है। तो लीफ जो है वही किसमें चेंज होती है, आपकी फ्लावर पैटर्न में चेंज होती है। तो ये जो बर्ड फॉर्मेशन है इसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, साथ में किसी किसी में एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। लेकिन जो भी आपके ऐसे प्लांट है जिनमें पर्टिकुलर ईयर्स में या आपके कुछ आप हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद फ्लावरिंग होती है, उनमें ऑटो रेगुलेटेड भी होता है कि उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर का इतना इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा प्लांट को सनलाइट कितनी मिल रही है, जैसे आपके कुछ प्लांट होते हैं शॉर्ट डे प्लांट कि उनको जो दिन है वो छोटा चाहिए, कुछ आपके प्लांट होते हैं लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज़्यादा लंबा दिन पसंद होता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं फ्लावरिंग को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसी वजह से आपने कभी भी देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर बहुत बड़े फार्मलैंड एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप लगी हुई है, तो उसमें सभी में अगर वो एक साथ ग्रो किए गए, एक साथ उनकी सोइंग हुई है, तो सभी में एक साथ फ्लावरिंग होनी शुरू होती है। तो फ्लावरिंग का मतलब है कि उनमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गया, उनकी क्लॉक में वो सेट हो गया कि अब उनकी एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो चुकी है। उस ग्रोथ के बाद उनकी बॉडी में ऐसे केमिकल बनना शुरू होंगे जो स्टिमुलेट करेंगे किसके लिए, फ्लावरिंग की, बर्ड फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ में आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी फ्लावर में ऐसा भी होता है कि बर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी सारी डिजीज भी आ जाती हैं। तो ये काफ़ी सारे क्या भी होते हैं, आपके जो क्रॉप होती हैं उनमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन हमेशा बर्ड स्टेज में देखे जाते हैं। तो उनके लिए भी फिर कंट्रोल मेजर उसी हिसाब से लिया जाता है कि जब बर्ड बननी शुरू हो उससे पहले उस पर जो भी आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं या आप पेस्ट को यूज़ करना चाहते हैं वो उस पर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो प्लांट में फ्लावरिंग जब होती है, जो बर्ड आपको दिखाई देती है उससे बहुत पहले उसमें डिसाइड हो चुका होता है कि अब फ्लावरिंग इसमें करनी है। तो वो सारे जो चेंजेस हैं वो प्लांट के अंदर चल रहे होते हैं। मतलब आपको जो अपीयर हो रहा है वो उनका काफ़ी टाइम का चेंज है जो उन्होंने अक्यूमुलेट किया है, स्टिमुलेट किया है और केमिकल रूप में उसको मॉडिफाई करके आपको बर्ड फॉर्म में दिखाया है। तो वो जो बर्ड आपको अपीयर होती है उससे बहुत पहले उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए, हॉर्मोन्स बने, सेल ने डिफ्रेंशिएट होना शुरू हुआ। जो लीफ बर्ड थी वो सेपल, पेटल, स्टेमन और आपकी ओवरी है, ओवल, उस समय डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गई। आज हमने डिस्कस किया फ्लावरिंग के बारे में, फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।